हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ शुभम यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मेरी मैथ्स की वीडियो सीरीज़ चल रही है और सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट लेक्चर आ चुका है और आज मैं लेकर आ रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस पे। और उसमें तो मैंने सिखाया कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और कुछ क्वेश्चन बताए। और आज मैं ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिस पे हम अक्सर फंस जाते हैं। बोर्ड में कई बार हम फंस जाते हैं, बोर्ड में यदि वो क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो आज ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसमें हम फंसते हैं और ये सब्स्टिट्यूशन का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो जैसे बोर्ड में दिख रहा है, क्वेश्चन हमको दिया हुआ दो इक्वेशन दी है, 3x - y = 3 और दूसरा है 9x - 3y = 9। ठीक है, दो इक्वेशन सबको लग रहा होगा बहुत इजी है, अब सब्स्टिट्यूशन बनने लगा तो करने लगेंगे, लेकिन देखो इसमें क्या होने वाला है। फिर आगे मैं इस कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि सब्स्टिट्यूशन अपन सॉल्व करते थे तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या करते थे, फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे। देखो निकालते हैं हम, मान लो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x, तो y उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और 3 को इधर ले आते हैं, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 3x - 3। अब इस वैल्यू का क्या करते थे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करते थे। पुट करो तो 9x - 3x - 3 = 9 है ना। y की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, 3x - 3। अब समझ में आ रहा, देखो तो क्या हो जाएगा, इंटू करो, इसका अंदर इंटू होगा तो 9x 3 + 9 = 9। देखो ये -9x ये +9x ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचा 9 = 9। अब क्या वेरिएबल कुछ नहीं बचा। अब यदि बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये वेरिएबल यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करें। शायद मैंने कुछ गलत किया हो तो फिर हम शुरू से करेंगे। तो हमने देखा गलत कुछ किए हैं तो चेक करेंगे। y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू इधर पुट की, तब भी आ रहा है 9 = 9। अब 9 = 9 तो सही है भाई, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है, मतलब जो आंसर आया है वो सही है। ठीक है, 9 = 9 सही है भाई। 9 के बराबर 9 के बराबर 9 सही बात है, लेकिन हमको x y की वैल्यू निकालनी थी तो हम फंस गए। बेटा फंसे नहीं हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए या कोई भी क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिख लो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि क्या करेंगे सबसे पहले। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए या कोई भी क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में ग्राफिकल मेथड में बताया था कि हम कोफिशिएंट के थ्रू चेक कर लें कि इक्वेशन में सॉल्यूशन है कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा सभी को। एक कोफिशिएंट के थ्रू हम पता कर लेते थे कि किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अब देखेंगे हम इसी इक्वेशन में पहले चेक करते हैं कि किस टाइप की इक्वेशन है, इसमें किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्या था क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन, था 3x - y = 3 और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 9x - 3y = 9 है ना। तो यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू कितनी है 3, b1 की वैल्यू कितनी है -1 और c1 की वैल्यू इस तरफ ट्रांसफ़र करोगे तो -3 आ जाएगी। कैसे इसको कर लेंगे अपन, ऐसे कर लेंगे, -3 = 0 है ना, इस टाइप से कन्वर्ट कर लेंगे और a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी होगी 9, b2 की वैल्यू कितनी होगी -3 और c2 की वैल्यू कितनी होगी -9। यहाँ से देखेंगे है ना, कंपेयर करते थे किससे, a1 x + b1y + c1 = 0, इससे कंपेयर करते थे a2x + b2y + c2 = 0, इससे कंपेयर करके हम इनकी वैल्यू निकालते थे। देखो अब इनका रेशियो चेक करो, a1/a2 कितना आ रहा है 3/9, इट मीन्स 1/3। b1/b2 का रेशियो देखो -1/-3, तो माइनस माइनस कैंसिल, मतलब 1/3।
और C1/C2 का रेशियो देखो तो -3/-9, मतलब इसका भी क्या आ रहा है 1/3, है ना। तीनों का 1/3 आ रहा है, मतलब तीनों का रेशियो क्या है, सेम है, इक्वल है। और जहाँ पर रेशियो इक्वल आता था उसमें क्या होता था, लाइन क्या होती थी, कोइंसिडेंट होती थी ग्राफ में, मतलब एक के ऊपर एक होती थी, और इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते थे। क्या होते थे, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। समझ में आया, इसीलिए 9 = 9 आया था। समझ में आया। जिस कंडीशन में ऐसी वैल्यू आए जिसमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों बराबर हो जाए, या 3 = 3 आ जाए, या 1 = 1 आ जाए इक्वेशन में, कुछ ऐसे आ जाए, उसमें हम सीधे लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, विच इज़ ट्रू, सही बात है ना। 9 = 9 आया था तो उसके आगे लिख दो विच इज़ ट्रू, दिस इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कैसे चेक किया हमने, ऐसे चेक कर लिया, या चेक करना हो तो चेक करके बता भी देंगे सॉल्यूशन के, इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन, क्योंकि वेरिएबल कैंसिल हो गए, अब कोई भी वेरिएबल नहीं बचे तो किसकी वैल्यू निकालोगे। मतलब इस इक्वेशन में बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ज़रूरी नहीं कि 9 = 9 है। दूसरी मान लो बोर्ड में कोई इक्वेशन है तो वहाँ पे 1 = 1 हो जाए, ऐसे ही मतलब कि दोनों साइड्स जिसमें बराबर हो जाए, वो इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। और जिस इक्वेशन में ऐसी ही दूसरी इक्वेशन भी आएगी जिसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता उसके लिए क्या कंडीशन थी, मैंने बताया था भाई। जिस कंडीशन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसमें रेशियो क्या हो जाते हैं, ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस के लिए, है ना। पैरेलल लाइंस के लिए यही कंडीशन मैंने बताई थी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन, सॉरी ओहो गलत बता दिया मैंने, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में पैरेलल लाइंस बनती हैं, उसमें तो यूनिक सोल्यूशन बनता था इससे पहले वाले। इस कंडीशन में क्या होगा, पैरेलल लाइंस बनेंगी ग्राफ में और उनका नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब देखो इस इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन में क्या आएगा, 0 = 9 आ जाएगा, कहीं 3 = 9 आ जाएगा। जैसे अभी वेरिएबल उसमें भी नहीं बचेंगे, इस टाइप के आएंगे, कहीं 1 = 2 आ जाएगा, 2 = 3 आ जाएगा, है ना, 4 = 5 आ जाएगा। कुछ इस टाइप के वेरिएबल इसमें भी कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि उसमें कैंसिल हो रहे थे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन उसमें बेटा बराबर आएगा, उसमें बराबर आएगा। पहचान उसमें क्या रहेगी, 1 = 1 ट्रू होना चाहिए, और इसमें क्या होगा, विच इज़ फॉल्स। भाई 1 के बराबर 2 नहीं हो सकता, 0 के बराबर 9 नहीं हो सकता, 3 के बराबर 9 नहीं हो सकता, जो कि फॉल्स है। और इट हैज़ नो सॉल्यूशन, ऐसा लिख देंगे, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। कैसे पता करेंगे बेटा, हर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले क्या कर लिया करें, उसका रेशियो चेक कर लिया करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि बोर्ड्स में कई बार फंस जाते हैं हम, तो हमको लगता है हमने कुछ गलत कर दिया, शायद इसलिए आंसर गलत आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेशियो पहले आप चेक कर लें, कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड में रेशियो चेक कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हमको ये कन्फर्म हो जाएगा कि उसका किस टाइप का सॉल्यूशन आ रहा है। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा तो इक्वेशन कुछ इस टाइप की हो जाएगी, डिजिट्स बराबर हो जाएंगी, और यदि डिजिट्स बराबर नहीं हो रही हैं मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, हम सीधे लिख देंगे। और यदि सॉल्यूशन होगा तो वेरिएबल्स की वैल्यू तो आती ही है। समझ में आया सभी को। ये कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है, इसीलिए मैंने ये लेक्चर अलग से लेके आया हूँ, ये लेक्चर में, जिससे हम कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनके रेशियो के थ्रू हम पहले ही चेक कर लेंगे कि किस टाइप का क्या है, किस टाइप का
सॉल्यूशन आने वाला है। इससे हमारी बात क्लियर हो जाएगी, हमारे मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि आने वाला जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का होगा। सभी को समझ में आ रहा है? एक बार और बता देता हूँ मैं, जब डिजिट्स इक्वल होंगी तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, जो अभी आया था इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला कंडीशन है। और जब डिजिट बराबर नहीं होंगी तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये फॉल्स है। 3 के बराबर 9 नहीं हो सकता, लेकिन ये ट्रू है, 9 के बराबर 9 हो सकता है। तो जहाँ पे ट्रू कंडीशन आ रही है वहाँ पे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, जहाँ पे फॉल्स कंडीशन आ रही वहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आया सभी को? अब मैं कुछ और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। 1 क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, कोई फ्रैक्शन है, बिकम्स 9/11, 9/11 हो जाएगा इफ़ 2 इज़ एडेड। कह रहा है जब 2 ऐड करेंगे कहाँ पे? 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, टू बोथ न्यूमरेटर हैं एंड डिनोमिनेटर। जब 2 ऐड करेंगे दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। अब कह रहा इफ़ 3 इज़ एडेड, यदि 3 ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 3 इज़ एडेड टू बोथ, दोनों में यदि 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन बिकम्स, 2 कंडीशन में, 2 इक्वेशन के लिए ना, बिकम्स 5/6। फाइंड फ्रैक्शन, फाइंड फ्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड फॉर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे हमको मतलब नहीं, हमको क्या करना है उससे मतलब। एक फ्रैक्शन है, सपोज अपन ले लेते हैं लेट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एक ले लेते हैं। फ्रैक्शन किस टाइप का होता है? p/q, कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ x/y, तो x/y एक फ्रैक्शन ले लेते हैं जिसमें फ्रैक्शन क्या है? x/y है ना, एक फ्रैक्शन है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से लेते हैं, एक फ्रैक्शन ले लेते हैं x/y, फ्रैक्शन इसी टाइप का होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 इज एडेड, मतलब x + 2 और y + 2। यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करें? 2 इज एडेड, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 9/11 है ना। एक इक्वेशन इससे बनेगी, तो कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11x + 2 और 9y + 2, तो क्या बनेगा? 11x + 11 2 = 22 और इधर 9y 9 2 = 18। तो x और y एक तरफ ले आओ, तो x - 9y और 18 - 22, ऐसा ही होगा, -22। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 11x - 9y क्या हो जाएगा? -4। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? ये फर्स्ट। सभी को समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में +2 ऐड करेंगे तो 9/11 हो जाएगा। इक्वेशन हमने इक्वेशन के फॉर्म में बना लिया कुछ इस टाइप से। समझ में आया? रफ करूं। अब कह रहा है 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब 3 ऐड करेंगे, इफ़ क्या करेंगे? इफ़ 3 इज एडेड, तो 3 इज एडेड करेंगे तो क्या होगा भाई? वो कह रहा है 5/6 होना चाहिए। तो x + 3 और y + 3 इज इक्वल टू 5/6। भाई यदि 3 ऐड करेंगे तो 5/6 हो जाएगा। ये रफ कर दूं बेटा, सभी ने लिख लिया होगा, है ना। इक्वेशन बस लिख ही रहने देते हैं अपन, है ना। तो इसमें भी वही कंडीशन ले हो जाएगी, 6 + 3 5y + 3, है ना। क्या हो जाएगी? 6x + 6 3 = 18, 5y + 5 3 = 15। अब 6x - 5y वैसे ही ले आओ और 15 - 18, तो कितना हो जाएगा? 6x - 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2। अब सब्सटीट्यूशन लगा देंगे, 2 इक्वेशन बन गई। तो यहीं पे कन्फ्यूज़न आती है क्वेश्चंस में
कि क्या करें। अब तो फ्रैक्शन था, उसको हमने इक्वेशन बना लिया पहले। अब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, तो लगाते हैं अपन। 2 इक्वेशन है ना, सभी ने लिख लिया। इतना सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन में। सभी ने लिख लिया, इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लेंगे, x की वैल्यू निकाल लो। तो क्या है, x वाई 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इसमें से x की वैल्यू निकालो, है ना। इक्वेशन फर्स्ट को रफ कर दो, इक्वेशन 2 लिख ही रहने दो। तो पहले उधर जाएगा वो, तो -4 प्लस 9y यही हो जाएगा, इधर माइनस में इधर प्लस में। और x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 11। x की हमने वैल्यू निकाल दी। यहाँ पे 11 इंटू में था, तो इधर नीचे जाके डिवाइड में चला जाएगा। अब x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में इधर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ये लिखी है। अब x की वैल्यू पुट करो, तो 6x क्या है, -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3, है ना। तो क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24 माइनस 24 आएगा, प्लस 6 9 जा 54 y डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। यहाँ तक लिख लो सभी, फिर आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ तक लिख लिया सभी ने। अब क्या होगा, ये 2 वैल्यूज़ हैं। अब नीचे इधर पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो क्या आ जाएगा, -24 प्लस 54y माइनस 11 5 जा 55y अपॉन 11 इज इक्वल टू -3। एलसीएम ले लिया हमने। अब क्या आ जाएगा, 54y 55y, तो क्या बचेगा, बड़ा क्या है 55। तो 24 माइनस वाई प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे बड़ी वैल्यू में माइनस है तो माइनस, और ये चला जाएंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, -33। समझ में आया, 11 3 है 33। अब -24 वाई को पॉजिटिव लेना है, तो उधर ले जाओ, और 33 को इधर ले आओ। तो ये निकल आई y की वैल्यू। 33 से 24 माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा, 9। y की 9 आ गई। समझ में आया सभी को, y की वैल्यू निकल आई। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। तो मान लो यहीं पे पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। समझ में आया सभी को, रफ कर दूँ ये। आप लोग लिख लिया करें वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट बाय इन इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू पुट करो। तो 11x माइनस 9 इंटू 9 इज इक्वल टू -4, है ना। तो 11x 9 9 जा 81 इज इक्वल टू -4, और 11x इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -4 प्लस 81, तो क्या हो जाएगा, 11x इज इक्वल टू 77 प्लस 77 आ जाएगा। माइनस करोगे 4 से, 7 4 11, है ना भाई। माइनस करो 81 से 4 77, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू में प्लस है तो 77, और x इज इक्वल टू 77 बाय 11। तो आंसर x का क्या आ रहा है, 7। x y की वैल्यू आ गई, समझ में आया। और हमको फ्रैक्शन बताना था। फ्रैक्शन हमने क्या सपोज किया था, फ्रैक्शन क्या सपोज किया था हमने, x बाय वाई। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, मतलब आंसर क्या आ गया, 7/9 होगा। सभी को समझ में आया आंसर ये। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं जो हमको बार बार कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और आज इस सब्स्टिट्यूशन का मेथड का लास्ट क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट था जो मैं शुरू में बताया कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिन पे कोई सोल्यूशन नहीं होता। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
5 ईयर हैंस, लास्ट क्वेश्चन है, 5 ईयर हैंस, ठीक है, जैकब, एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब क्वेश्चन है, लास्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। जैकब विल थ्री टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स दैट हिज सन, कह रहा है 5 साल बाद, मतलब आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद जो जैकब है अपने सन से 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। और कह रहा है, एक इक्वेशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन कह रहा है 5 ईयर एगो, और आज से 5 साल पहले की बात, पास्ट की बात करने लगा, 5 ईयर एगो, ठीक है। जैकब कितना है भाई साहब, कह रहा है 7 टाइम्स, फिर कह रहा है 7 टाइम्स दैट हिज सन, मतलब 5 साल पहले 7 गुना बड़ा था, और 5 साल बाद, पहले की बात भी 5 की बता रहा है और 5 साल बाद की बात भी बता रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड प्रेजेंट एज, फाइंड प्रेजेंट एज। ये बेटा ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं, एज फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ें कि 5 साल बाद, पहले फ्यूचर की बात कर रहा है, 5 साल बाद जैकब कह रहा है कि मैं 3 गुना बड़ा रहूँगा अपने बेटे से, 5 साल बाद मैं अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रहूँगा। एक इक्वेशन हो गई। दूसरे इक्वेशन में कह रहा है 5 साल पहले, पास्ट की बात, 5 साल पहले मैं 7 गुना बड़ा था अपने बेटे से, तो उसकी आज की उम्र क्या होगी, ऐसा। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। तो ले लेते हैं लेट प्रेजेंट एज, आज की एज निकालना है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, एक्स ले लेते हैं, एक्स ईयर है ना, और एज ऑफ सन, उसके सन की भी एज लेना पड़ेगा, तो सन की एज क्या ले लेते हैं, वाई ईयर है ना। आज की एज हम ले लेते हैं एक्स ईयर, और उसके बेटे की उम्र क्या ले लेते हैं, वाई ईयर। समझ में आया। अब 5 साल बाद की बात बता रहा है, फ्यूचर में, तो क्या करेंगे, आज की उम्र से 5 साल ज़्यादा जोड़ देंगे भाई, 5 साल की फ्यूचर की बात चल रही है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात। अब जैसा कि हमने वो लिख लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, आज से 5 साल बाद है ना, 5 साल बाद क्या होगा। अब प्रेजेंट एज एक्स थी पापा की, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 5, और दोनों को हम पहुंचाते हैं फ्यूचर में, तो y + 5 होगी, उसकी बेटे की एज भी y + 5 होगी। वो कह रहा है आज से 5 साल बाद मैं अपने बच्चे से कितना हो जाऊंगा, 3 गुना बना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो 3 टाइम्स का इंटू कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो इक्वेशन क्या बनने वाली है, 3y + 15। अब वेरिएबल्स को एक तरफ ले लो, तो x - 3y, 15 - 5, तो क्या हो जाएगी, x - 3y = 10। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे ही अब दूसरा आगे क्या कह रहा है, ठीक है ना, 5 ईयर एगो। अब दोनों को कहाँ पहुँचाएंगे, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों को पहले पास्ट में ले जाएं, तो 5 ईयर एगो मतलब x - 5, पिताजी और बेटा जी की y - 5। कह रहा है कितना बड़ा था मैं, 7 टाइम्स, ठीक है ना, 7 टाइम्स तुमसे बड़ा था, तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x - 5 7y - 7 5 से 35। अब वेरिएबल्स को एक तरफ ले लो, तो x - 7y = -35 + 5, तो क्या आ जाएगा, x - 7y = -30। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब दोनों इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर देंगे, तो दोनों इक्वेशन लिखे रहने, तो बाकी रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कर लेंगे, x की वैल्यू ले लेंगे या y की वैल्यू ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
x की वैल्यू निकालो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y, है ना। 3y को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो निकल आएगा x का वैल्यू। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करने पर क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में देखो तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू -30। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4y, माइनस प्लस माइनस, लेकिन 7y बड़ा है तो -4y इज इक्वल टू -30। तो 10 को उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो -4y इज इक्वल टू -30 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -40। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा 4y इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 40/4, इट मीन्स 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं x की वैल्यू। तो इक्वेशन सेकेंड में ही पुट कर दो, यहाँ तक लिख लो, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, चाहे यहाँ पे पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो। अब x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में रख पुट करो तो x माइनस 7 इंटू 10 इज इक्वल टू -30, है ना। y की वैल्यू 10 आई, तो x माइनस 70 इज इक्वल टू -30। तो x माइनस 70 को उस तरफ ले जाओ तो -30 प्लस 70 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 40। x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, फादर्स एज कितनी आ जाएगी, जैकब की एज 40 ईयर है प्रेजेंट एज, और सन की कितनी एज है 10 ईयर। ठीक है, आप किसी में भी से चेक कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में रख के चेक कर लो, इसी इक्वेशन में चेक कर लो, इक्वेशन सेकेंड में ही रख के चेक कर लो, ये लिख लो। चेक तो करना नहीं है वैसे, परीक्षाओं में, बोर्ड में, एग्ज़ाम में अपन को चेक नहीं करना, वो अपनी संतुष्टि के लिए अपन चेक कर लेते हैं। तो क्या था इक्वेशन y, ये था इक्वेशन। तो इसमें रखो x की वैल्यू कितनी है 40, 10 प्लस 3 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 40, मतलब इक्वेशन सही है, कहीं भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का लेक्चर सब्स्टिट्यूशन मेथड का, कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी